हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी द लिटरेचरिस्टिक पीपल। लिटरेचर के चाहने वाले सभी लोगों का मैं स्वागत करना चाहूँगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर, जो कि BA3 स्टूडेंट्स के लिए एक सरदर्द होता है, खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राइट नाउ। तो अगर देखा जाए तो माय नेम इज प्रखर त्रिपाठी एंड फॉर नोट्स, अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9336903429। ठीक है, और इफ यू वांट टू टॉक टू मी और डिस्कस एनी अदर प्रॉब्लम तो ये नंबर से हो जाएगा। बाकी इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द IG हैंडल इज मेंशन्ड ओवर हियर। इट इज प्रखर त्रिपाठी 011 PRAKHAR TRIPATHI 011। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस मूव ऑन टू द टॉपिक जिसके लिए आप सभी आए हुए हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। बेसिकली प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है क्या, ये किस बीमारी का नाम है, या ये ऐसी क्या चीज है जिससे इतनी दिक्कत सभी को आ रही है। तो भाई देखो, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इन 1929 में एक वर्क आया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और ये इस वर्क को लिखने वाले, या कह लो कि इस किताब को लिखने वाले IA रिचार्ड्स हैं। I.A. रिचार्ड्स। अगर IA रिचार्ड्स की बात करूं, क्योंकि भाई मैं तो अब सीनियर हो गया हूँ, सीनियर इन द सेंस आई एम इन MA2 राइट नाउ, तो मुझे थोड़ी सी आपसे ज़्यादा जानकारी होगी। तो IA रिचार्ड्स के कुछ वर्क्स और हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में आया। फिर द मीनिंग ऑफ मीनिंग, एक इनका और वर्क है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग आया है 1923 में। फिर इनका अगला वर्क आता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में, जो कि हम अभी देखने जा रहे हैं। फिर अगला आता है द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक 1936। ये सारे कुछ वर्क्स हैं, मैंने आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गिना दिया। सबसे पहले 1924 प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फिर 1923, फिर 1929 में जो वर्क आया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, वो अब आपके गले पड़ेगा, दैट इज इन BA3 प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के नाम से, दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू वे ऑफ एनालाइजिंग लिटरेचर। अच्छा, एक चीज याद रखना सभी लोग, खासकर जब आप BA3 में आ गए तो इसको लिटरेचर ना बोल के टा पे जोर ना देके लिटरेचर बोलो, तो थोड़ा ठीक लगता है। ठीक इन द सेंस कि इफ यू आर इन BA3 परसुइंग लिटरेचर्स एंड नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, अगर आप उसको भी सही नहीं बोल पा रहे हैं तो थोड़ा सा ग्रीफ की बात है, दुखी दुखी होने वाली बात हो जाएगी। ये तो इसको लिटरेचर बोलेंगे, लिटरेचर नहीं बोलेंगे। अब टीचर्स अगर बोल रहे हैं तो भाई उनको करेक्ट मत करने जाना, डांट पड़ जाएगी। इट फोकसेस ऑन द क्लोज ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्लोज ऑब्जेक्टिव देखो यहाँ पे, इट फोकसेस ऑन द क्लोज ऑब्जेक्टिव रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट विदाउट रिलाइंग ऑन द एक्सटर्नल नॉलेज लाइक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब देखो, हमें क्लोज रीडिंग करना है, ऑब्जेक्टिव रीडिंग करनी है, सब्जेक्टिव रीडिंग नहीं। हमें फैक्ट से मतलब होगा, विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल नॉलेज, यानी कि हम पहले से उसके बारे में अगर कुछ जानते भी हैं, कोई टेक्स्ट हमें मिल भी गया है, तो हम उसके पहले से जानती हुई जो जानकारी है, या हमें जो पहले से मुकम्मल जानकारी है, उसे हम छोड़ेंगे, और जब टेक्स्ट को पढ़ के जो जानकारी मिलती है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल नॉलेज लाइक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर हमें पता है, जैसे मैंने अभी IA रिचार्ड्स के हिस्टोरिकल वर्क्स का बात की कि 1924, 1923, 1929, 1936 चार वर्क्स की बात की। तो सही तरीका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का ये है कि आपको ऑथर से कोई मतलब नहीं है, पोम के टाइटल से कोई मतलब नहीं है, जो सामने दिया है, प्रोज जो सामने दिया है, फिक्शन जो सामने दिया है, आपको केवल उसमें जो लिखी गई बातें हैं उससे मतलब है। ऑथर बायोग्राफी, यानी आपको ऑथर की बायोग्राफी से कोई मतलब नहीं है, जो कि मैं अभी दे रहा था। भाई अभी मैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने बता दी। और लिटरेरी ट्रेडिशन, या फिर किसी ट्रेडिशन, या फिर जो स्कूल ऑफ पोएट्री है, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। रिचार्ड्स डेवलप दिस अप्रोच एज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये जो अप्रोच है, ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। कई लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये चीजें याद कर लीजिएगा। एन एक्सपेरिमेंट वेयर ही गेव स्टूडेंट्स अनफैमिलियर पोम्स विदाउट टाइटल्स और ऑथर्स एंड आस्क्ड फॉर देयर इंटरप्रिटेशंस। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उन्होंने दो ग्रुप बुलाए। एक ग्रुप को दिया पोम जिसमें टाइटल नहीं है, ऑथर का नाम नहीं, और दूसरे ग्रुप को दिया पोम्स और उसमें टाइटल है, ऑथर का नाम है। तो उन्होंने देखा कि किसमें क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट हो सकती है, कौन ज्यादा बेहतर टेक्स्ट को एनालाइज कर रहा है, ना कि बैकग्राउंड को एनालाइज कर रहा है। तो यहाँ पे
चीजें बेहतर हो पाई। की आइडियाज ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अगर आप थर्ड ईयर में करने ही जा रहे हैं तो ये भी जानते रहिए कि उसके की आइडियाज क्या क्या हैं। क्लोज रीडिंग, सबसे पहला कि क्लोज रीडिंग होनी है। टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच, रिचार्ड्स आर्ग्यूड दैट रीडर शुड फोकस ऑन द वर्ड्स। देखो आपको ध्यान किस पे देना है, अगर जब भी आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि आप वर्ड्स पे ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, मीनिंग पे ध्यान देंगे, विद इन द टेक्स्ट इटसेल्फ, यानी कि टेक्स्ट के बाहर की कोई जानकारी से आपको कोई मतलब नहीं है। सामने जो बातें लिखी हैं केवल उस पे ही आपको बात करनी है। He discouraged using outside influence like the author's background। जैसे अभी मैंने ऑथर का बैकग्राउंड दिया तो आपको ऑथर का बैकग्राउंड नहीं बताना है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं बताना, जो कि मैंने अभी बताया। When interpreting the poem or literary work, जब भी आप किसी भी पोम या लिटरेरी वर्क को पढ़ रहे हैं तो ध्यान से इस बात का बहुत खासा ध्यान रखिए कि अगर आपको वो पोम पहचान में भी आ गई लेकिन अगर आप उसका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग हिस्टोरिकल और या फिर एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द बैकग्राउंड। आप ना हिस्टोरिकल चीजों पे बात करेंगे ना बैकग्राउंड पे बात करेंगे, टेक्स्ट पे जो सामने लिखा है आप टेक्स्ट पे बात करिए, बहुत है इतना। 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। रिचार्ड्स यानी आई रिचार्ड्स बिलीव दैट एवरी वर्ड एंड सेंटेंस कैरीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीनिंग, यानी हर एक वर्ड और हर एक सेंटेंस में अलग अलग तरह का मीनिंग होता है। और यही एक तरह से अगर अगर कोई यहाँ तक टिक गया है तो उसका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का काम हो जाएगा। ही डिवाइडेड देम इनटू 4 टाइप्स। आई रिचार्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को 4 पार्ट्स में बांट दिया। पहला है सेंस, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी कि अब देखो 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग, अगर आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करने जा रहे हैं तो आपको 4 तरह की मीनिंग ढूंढनी है। पहली मीनिंग कौन सी होगी? सेंस वाली मीनिंग। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी कि सामने क्या लिखा है उससे सेंस क्या निकलता है। फिर फीलिंग क्या आती है? द इमोशनल टोन और एटीट्यूड एक्सप्रेस्ड। ठीक है, अब फिर दूसरी, जो आप जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उससे फीलिंग क्या निकल के सामने आती है। फिर तीसरे पे आप टोन देखेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड रीडर। अब जो टोन है वो रिलेशनशिप है बिटवीन द राइटर एंड रीडर, इंक्लूडिंग हाउ द राइटर वांट्स द रीडर टू फील। अब जो टोन होती है, अब टोन का काम क्या है? कई कई टीचर्स या कई आपसे आपके कई सीनियर्स आपसे पूछ सकते हैं कि भाई टोन का मतलब बताओ, टोन होता क्या है? तो आप बताइए कि ये रीडर और राइटर के बीच का रिलेशनशिप है। राइटर जिस भी तरीके से टेक्स्ट को पढ़वाना चाहता है उसी ही टोन में लिख देता है, तो आपको टोन पहचानिए। नंबर 4, आपको इंटेंशन पहचानना है द पर्पस ऑफ मैसेज द राइटर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। आपको ये जरूर बताना है। ये 4 मीनिंग अगर आपने बता ली तो आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बहुत सॉलिड हो जाएगा। तो सबसे पहला सेंस बताइए, फिर फीलिंग बताइए, फिर टोन बताइए, फिर इंटेंशन बताइए कि ये राइटर का ये पोम या ये टेक्स्ट या ये फिक्शन या ये नॉवेल या ये नॉवेला लिखने का मेन पर्पस क्या था। द पर्पस ऑफ मैसेज द राइटर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। अंडरस्टैंडिंग दीज एस्पेक्ट्स हेल्प्स रीडर टू grasp द फुल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। अगर आप ये 4 चीजों पे बात कर ले जाते हैं तो आपका काम पूरा हो जाएगा, आपका टेक्स्ट के ऊपर आपकी जो पकड़ है वो पूरी हो जाएगी। फिर यहाँ देखिए अगली क्या चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। द प्रॉब्लम ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, कई लोग चीजों को पढ़ते कुछ और है और उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। रिचार्ड्स फाउंड दैट रीडर्स ऑफन मिस इंटरप्रेट टेक्स्ट ड्यू टू पर्सनल बाइसेस, लैक ऑफ वोकेबुलरी और इमोशन रिस्पॉन्सेस। कई लोग टेक्स्ट को गलत जज कर लेते हैं या फिर गलत तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि उनके पर्सनल बायसेस होते हैं, कह रहे ये तो विलियम शेक्सपियर है, इनके वक्त तो कठिन होंगे। लैक ऑफ वोकैबुलरी, अगर उनकी वोकैब नहीं अच्छी है तो भी वो गलत का सही का गलत और गलत का सही समझ लेते हैं। और इमोशनल रिस्पॉन्सेस, यानी कि टोन वगैरह अगर सही से कोई जज नहीं कर पाया तो वो गलत पढ़ लेगा या गलत समझ लेगा। इसीलिए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की जरूरत पड़ती है। He emphasized that careful reading and analysis can reduce such मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अब देखो अगर जब कोई प्रिसाइसली रीड करेगा इन सारी बातों पे, यानी कि ये जो 4 मीनिंग्स हैं इन पे फोकस करेगा तो उसके साथ ये सारी दिक्कत नहीं आएगी, जो कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मेन पर्पस है। अब आगे देखते हैं द रोल ऑफ एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब है कंफ्यूजन। और अगर कि कोई अगर हिंदी मीडियम से है तो उसके लिए अस्पष्टता। हिंदी मीडियम से होने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। एटलीस्ट यू आर डूइंग सो गुड, टू गुड कह लो या सो गुड कह लो कि एटलीस्ट यू आर लर्निंग अनदर लैंग्वेज। ठीक है, एट द एज ऑफ 20 और 18 19 20 21 जो भी है, तो यू आर ट्राइंग, दैट इज अ गुड थिंग। और लैंग्वेजेस की जानकारी होना काफ़ी अच्छी बात होती है। तो
लर्निंग की कोई एज नहीं है, तो पढ़ते रहना चाहिए, इस पे बुरा मानने वाली बात कोई नहीं थी। द रोल ऑफ एम्बिग्विटी, रिचार्ड्स नोटेड दैट पोएट्री ऑफन हैज मल्टीपल मीनिंग। रिचार्ड्स ने देखा कि पोएट्री की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, राइटर के हिसाब से अलग है, रीडर के हिसाब से अलग है, विच कैन लीड टू बोथ रिचनेस एंड कंफ्यूजन। अब देखो, इससे क्या होगा कि अगर एक ही टेक्स्ट के ढेर सारी मीनिंग आ रही तो ये तो और अच्छी बात है, लेकिन इस एक ही टेक्स्ट की कई सारी मीनिंग आती है तो ये तो कंफ्यूजन का भी कारण बनता है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, ही इंकरेज रीडर्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस विदाउट रशिंग टू अ सिंगल कंक्लूजन। अगर जब भी आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो एक मीनिंग पे मत जाइए, कम से कम दो तीन मीनिंग बताइए। और दो तीन मीनिंग क्या बतानी है आपको? पहली सेंस वाली मीनिंग बतानी है, दूसरी फीलिंग वाली मीनिंग बतानी है, तीसरी टोन वाली मीनिंग बतानी है और चौथी इंटेंशन वाली मीनिंग बतानी है। आपको इन चार तरह की मीनिंग्स पे गौर करना है, तो इससे आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म सॉलिड हो जाएगा। अब यहाँ पे हेडिंग है हाउ टू अप्लाई प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म टू अ टेक्स्ट। तो इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था और ये सारी चीजें मैं अगली वीडियो पे कवर करूंगा। और एक चीज जो मैं आपको और बताना चाहूंगा कि टोन कैसे पहचानते हैं, इसके लिए भी एक अलग वीडियो आएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। वी विल कवर द होल प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, बाकी सारी मेरी जिम्मेदारी है, तो नो नीड टू बी वरीड। Study well, long live literature, long live you all people. Best of luck for your exams.